আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। আজকে আমার ইউটিউব চ্যানেল পলিটিক্যাল এমআইএমে এসেছি। আজকে আমরা আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবের কিছু অজানা তথ্য আমরা দেখব বা জানব, কেমন করে একটা ক্রিকেটার এত বড় রাজনৈতিক পথে এসছে। তো আমরা ভিডিওটা বেশি দেরি করব না, শুরু করছি আমাদের আজকের ভিডিও। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবের জীবন কিছু তথ্য জানবো আমরা সকলেই। চলুন তাহলে ভিডিও শুরু করা যাক। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी देश के उस नेता के बारे में कि जो ना तो इस देश का पीएम है और ना ही किसी स्टेट का सीएम है, लेकिन शोहरत इतनी है कि शायद ही आज पूरे भारत में कोई ऐसा इंसान होगा जो उस नेता को नहीं जानता होगा। दोस्तों, शायद ही इंडियन हिस्ट्री में आज से पहले कभी किसी भी गैर पीएम या गैर सीएम को इतनी ज्यादा शोहरत नसीब हुई होगी। हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो जिस न्यूज़ चैनल पर अपना कदम रख देता है उस न्यूज़ चैनल की टीआरपी आसमान को छूने लगती है। इंडिया का हर न्यूज़ चैनल आज के दौर में हर बड़े मुद्दे पर इस इंसान को अपने टीवी चैनल्स पर जबरदस्ती बैठालना चाहता है ताकि इस इंसान के जरिए से उसकी भी रोजी रोटी चल सके। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। चाहे बात लोकसभा की हो या फिर किसी भी आम चुनावी रैली की, असदुद्दीन ओवैसी के बोलने का अंदाज नहीं बदलता है। असदुद्दीन ओवैसी की नॉलेज और फैक्ट्स यानी दलीलें ऐसी जबरदस्त और मजबूत होती हैं कि उनके विरोधी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। जब भी असदुद्दीन ओवैसी किसी मंच पर भाषण देने के लिए जाते हैं तो लाखों लोग उनका भाषण सुनने के लिए आते हैं, और हैरानी की बात यह है कि जितने भी लोग उनका भाषण सुनना पसंद करते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोग वो होते हैं जो उनके विरोधी होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका भाषण सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी इस दौर में पूरे इंडिया के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं। पूरे इंडिया में आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता मौजूद होगा कि जो नॉलेज और फैक्ट्स और साथ साथ स्पीच देने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला कर सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी कौन हैं और बचपन से लेकर अब तक का उनका टोटल राजनीतिक सफर कितना मुश्किल और कितना आसान रहा, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो असदुद्दीन ओवैसी जो कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे, इतने अच्छे क्रिकेटर कि इंडिया की इंटरनेशनल टीम में भी खेलने का सपना देखने लगे थे, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, उनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया कि वो क्रिकेटर तो नहीं बन सके लेकिन इंडिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक नेता बन गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं जो यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पैदाइश हैदराबाद शहर में 13 मई 1969 को हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद यानी फादर का नेम सलाहुद्दीन ओवैसी था और इनकी माँ का नाम नजमुन्निसा था। असदुद्दीन ओवैसी के एक छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप जरूर जानते होंगे, जो हमेशा अपने जोशीले बयानों की वजह से लाइट में रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अपना बीए कंप्लीट किया था। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि असदुद्दीन ओवैसी को बचपन से ही क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी और कॉलेज के दिनों में ओवैसी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। असदुद्दीन ओवैसी अपनी टीम में एक फास्ट बॉलर की हैसियत से खेला करते थे और यकीनन ओवैसी एक अच्छे फास्ट बॉलर थे। क्रिकेट में इनकी काबिलियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से आप लगा
لگا سکتے ہیں کہ بہت کم عمر میں ہی اسد الدین اویسی کا سلیکشن انڈر 25 کرکٹ ٹیم میں ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وزی ٹرافی بھی کھیلی ہے اور بعد میں ان کا سلیکشن ساؤتھ زون یونیورسٹی کی ٹیم میں بھی ہو گیا تھا۔ اسد الدین اویسی کے ساتھ کھیلنے والے پلیئر آج بھی یہ بتاتے ہیں کہ اسد الدین اویسی اتنے اچھے اور بیسٹ بولر تھے کہ ہر اننگ میں 4 سے 5 وکٹ اکیلے لیا کرتے تھے۔ دوستو، اسد الدین اویسی کی بولنگ اپنے کالج کے دنوں میں بنگلور کی طرف سے کھیلنے والے وینکٹیش پرساد کی بولنگ کی ٹکر کی مانی جاتی تھی۔ وہی وینکٹیش پرساد جو آگے جا کر انڈین انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کے بہت بڑے بولر ثابت ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے ایک بار اسد الدین اویسی اور وینکٹیش پرساد کا آمنا سامنا بھی ہوا تھا، جس میچ میں وینکٹیش پرساد تو کچھ خاص نہیں کر پائے، لیکن اسد الدین اویسی نے اس میچ میں 6 وکٹ لے کر سنسنی مچا دی تھی۔ شاید یہ وہ دور تھا کہ جب اسد الدین اویسی کے دماغ میں سیاست نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ حالانکہ دوستو، اسد الدین اویسی کے فادر یعنی پتا جی اور ان کے دادا بڑے نیتا تھے، اور آزادی کے بعد سے ہی حیدرآباد میں اسد الدین اویسی کے خاندان کا سیاست میں ایک اہم رول تھا۔ سیاست میں ان کے گھر کی ایک الگ پکڑ تھی، جہاں ایک طرف اویسی کا پورا خاندان حیدرآباد کی پولیٹکس کا سینٹر مانا جاتا تھا، وہیں دوسری طرف ابھی تک اسد الدین اویسی پولیٹکس سے کوسوں دور تھے۔ وہ اپنا کریئر کرکٹ کے فیلڈ میں ہی بنانا چاہتے تھے، لیکن اچانک سے ان کے دماغ میں ایک سوچ نے جنم لیا، جس سوچ نے ان کا سب کچھ بدل دیا، ان کا مقصد بدل دیا، ان کی زندگی بدل دی۔ اسد الدین اویسی نے اچانک سے یہ فیصلہ لیا کہ وہ اپنے کرکٹ کریئر کو چھوڑ کر اب لاء کی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی انڈیا میں نہیں بلکہ لندن جا کر۔ بس اسی فیصلے کے بعد لاء کی پڑھائی کرنے کے لیے اویسی لندن کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، ویسے تو اویسی کی فیملی اتنی امیر تھی کہ انہیں لندن کی پڑھائی کا خرچ اٹھانے میں ذرہ برابر بھی کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی اویسی نے لندن کی اپنی پڑھائی کا خرچ خود اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسد الدین اویسی خود کئی انٹرویوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ جب انہوں نے لندن میں پڑھائی کی تھی تو اس کے ساتھ میں انہوں نے جاب بھی کی تھی، یعنی لندن میں اپنی پڑھائی کا خرچ انہوں نے خود نوکری کر کے اٹھایا تھا، اور یہ فیصلہ ان کی فیملی کا نہیں بلکہ ان کا خود کا تھا۔ دوستو، 1992 یا 93 کے دور میں اسد الدین اویسی لندن سے بیرسٹر کی ڈگری لے کر انڈیا میں واپس آئے۔ انڈیا میں واپس آتے ہی ان کے والد یعنی فادر صلاح الدین اویسی نے اسد الدین اویسی کو راجنیتی میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اسد الدین اویسی کے فادر صلاح الدین اویسی نے اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین سے 1994 میں اویسی کو ٹکٹ دیا۔ اسد الدین اویسی 1994 میں ویدھان سبھا کا الیکشن لڑے، اور اس الیکشن میں جیت کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے ویدھان سبھا میں انٹری کی۔ دوستو، اگر بات کی جائے اسد الدین اویسی کی راجنیتک پارٹی یعنی AIMIM کے بارے میں، تو آپ کو بتاتے چلیں یہ کوئی نئی پارٹی نہیں ہے بلکہ یہ حد سے زیادہ پرانی پارٹی ہے۔ دوستو، شاید آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اویسی کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین جو پارٹی ہے وہ آزادی سے بھی پہلے بنائی گئی تھی، یعنی اس کی بنیاد 1930 میں رکھی گئی تھی، اور اس پارٹی کا بھارت کی آزادی میں بھی بڑا اہم یوگدان رہا تھا۔ اس دور میں اس کی بنیاد رکھی تھی نواب محمود نواز خان نے۔ لیکن دوستو، ہوا یہ کہ جب انڈیا پاکستان کا بٹوارا ہوا تو اس پارٹی کے فاؤنڈر یعنی نواز محمود نواز خان پاکستان چلے گئے، اور اس وقت اس پارٹی کی کمان قاسم رضوی کے پاس آ گئی تھی۔ یہ وہی قاسم رضوی تھا کہ جس نے بٹوارے کے وقت حیدرآباد کو پاکستان میں ملانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ بدلے میں اس کو انڈین گورنمنٹ نے جیل میں قید کروا دیا۔ تقریباً 8-9 سال جیل میں کاٹنے کے بعد جب اسے رہائی ملی تو یہ فوراً پاکستان بھاگ گیا، اور اس کی یہ پارٹی تنہا رہ گئی۔ انڈین گورنمنٹ نے اس وقت فوراً اس پارٹی پر بین لگا دیا تھا، اور کسی بھی پارٹی پر بین لگنا اس دور میں کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ MIM کے علاوہ اس دور میں RSS جیسی پارٹیوں پر بھی پابندی لگائی گئی تھی، اور انہیں بھی ہمیشہ کے لیے بین کر دیا گیا تھا۔
1857 में जब इस पार्टी के ऊपर से बैन हटाया गया तो इसकी कमान अब एक नए इंसान ने संभाली, जिसका नाम था अब्दुल वहीद उवैसी। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन उवैसी के दादा थे। इन्होंने कई साल इस पार्टी को मजबूत बनाने में बड़ी शिद्दत से मेहनत की और फिर इनके इंतकाल के बाद इनकी इस पार्टी की कमान इनके बेटे यानी सलाहुद्दीन उवैसी ने संभाली, जो असदुद्दीन उवैसी के वालिद यानी फादर थे। असदुद्दीन उवैसी के वालिद यानी सलाहुद्दीन उवैसी एक या दो बार नहीं बल्कि लगातार 6 बार सांसद चुने गए, लेकिन जब 1999 में जीतने के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि वो अपनी सेहत की वजह से अगले एमपी के इलेक्शंस में नहीं लड़ पाएंगे, तो उन्होंने अपनी एमपी की सीट अपने बेटे यानी असदुद्दीन उवैसी, जो पहले से कई बार लगातार विधायक बनते आ रहे थे, उनको दे दी और यकीनन ये उनका सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ। 2004 में असदुद्दीन उवैसी पहली बार हैदराबाद से सांसद चुने गए। 2004 में लोकसभा का चुनाव जीतना था, बस उसके बाद तो मानो असदुद्दीन उवैसी की काबिलियत की वजह से उनकी शोहरत में 4 चांद लगते चले गए। असदुद्दीन उवैसी 2004 का इलेक्शन जीतने के बाद जब पहली बार लोकसभा में गए थे तो शायद किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये कम उम्र का दिखने वाला एक सीधा सा इंसान हमारे ऊपर इतना भारी पड़ने वाला है। 2004 के बाद असदुद्दीन उवैसी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार एक के बाद एक कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 2004 के बाद जितने भी एमपी के इलेक्शंस हुए, हर इलेक्शन में असदुद्दीन उवैसी ने बड़ी फासले के साथ जीत हासिल की और हैदराबाद से लगातार 4 बार सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा हैदराबाद की जो 7 विधानसभा सीटें हैं यानी जिस पर विधायक चुने जाते हैं, वो भी सारी की सारी उवैसी की ही पार्टी के पास हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि हैदराबाद की राजनीति में उवैसी की इजाजत के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मारता है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि असदुद्दीन उवैसी कुछ आरोपों की वजह से जेल भी काट चुके हैं। हालांकि राजनीति में ये एक आम बात है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता होगा कि जिसने जेल का मुंह नहीं देखा होगा। दोस्तों 1996 में असदुद्दीन उवैसी ने फरहीन उवैसी नाम की एक खातून से शादी की थी। आज असदुद्दीन उवैसी की 6 औलादें हैं, जिनमें से उनकी 5 बेटियां और एक बेटा है। दोस्तों आपको बताते चलें कि असदुद्दीन उवैसी के सपोर्टर्स उन्हें नकीबे मिल्लत यानी दीन के रहनुमा के नाम से पुकारते हैं और शायद असदुद्दीन उवैसी में नकीबे मिल्लत कहलाने के लायक बहुत सारी खूबियां मौजूद भी हैं, क्योंकि असदुद्दीन उवैसी की खास बात ये है कि वो हमेशा ज़मीनी तौर पर लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। वो जब भी हैदराबाद शहर में मौजूद होते हैं तो अपने ऑफिस में दिन में तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त बिताते हैं और उन 4-5 घंटों में एक एक करके लोगों से मुलाकात करते हैं और उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में हैदराबाद में असदुद्दीन उवैसी के बहुत सारे हॉस्पिटल और बहुत सारे स्कूल्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में फ्री में ही इलाज किया जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है और इन तमाम चीज़ों को असदुद्दीन उवैसी के छोटे भाई यानी अकबरुद्दीन उवैसी संभालते हैं। दोस्तों असदुद्दीन उवैसी को संसद या फिर किसी भी चुनावी रैली में मुस्लिम, दलित और इन जैसे जितने भी नीचे तबके के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इन सब के मुद्दों को उठाते हुए देखा जाता है। वो हमेशा नीचे तबके के लोगों की ही आवाज़ बनते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों में देश की संसद में वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले सांसद हैं। संसद में सबसे ज्यादा इन्हीं के बयानों की चर्चा होती है, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर कश्मीर का मुद्दा हो या फिर CAA और NRC जैसे बड़े मुद्दे हों। इन तमाम ही बड़े मुद्दों पर असदुद्दीन उवैसी ने संसद में अपनी ऐसी दलीलें पेश की थीं कि जिसका जवाब देना किसी भी सांसद के लिए नामुमकिन बन गया था। असदुद्दीन उवैसी हमेशा सत्ता में मौजूद BJP पार्टी की तो मुखालिफत करते हुए नजर आते ही हैं, साथ ही साथ वो कांग्रेस को भी कभी नहीं बख्शते हैं। वो कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगाते आए हैं कि कांग्रेस ने इतने साल हुकूमत करने के बाद मुसलमानों को कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल किया है और यही वजह है कि कांग्रेस जैसी और जितनी भी सेकुलर पार्टी हैं वो सभी असदुद्दीन उवैसी पर BJP की B पार्टी होने का आरोप लगाती आई हैं। उनका मानना है कि असदुद्दीन उवैसी अंदरूनी तौर पर BJP से मिले हुए हैं और ये हमेशा हर इलेक्शन में
बीजेपी की मुखालिफ पार्टियों के वोट काटते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि ओवैसी पर ये आरोप सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं लगाती हैं, बल्कि साथ साथ मुस्लिम और दलित कम्युनिटी के भी कुछ लोग लगाते हैं। हालांकि मुस्लिम और दलित ये दोनों कम्युनिटी ऐसी हैं कि जिनके बारे में असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करते हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आज जरूर बता कर जाएं कि आपकी नज़र में असदुद्दीन ओवैसी किस तरह के लीडर हैं। वो एक अच्छे और सही लीडर हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से अंदरूनी तौर पर मिले रहते हैं और उनके लिए वोट काटते रहते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।